डोंगशिक ने समझाना जारी रखा कि सियोजुन को अचानक टावर में जाना पड़ा था और वो ये बताना चाहता था कि वो ठीक है। सियोजुन ने डोंगशिक से चेक उसके परिवार तक पहुंचाने को कहा था। ये सुनकर सियोजुन के परिवार की कुछ चिंता कम होने लगी। अचानक सियोजुन के पिता अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाए। वो खुशी से चिल्लाए जबकि उन्होंने चेक को ऊंचा उठाए हुए था। अपने बेटे पर अपना गर्व और विश्वास जाहिर करते हुए वो चिल्लाए कि सियोजुन सच में उन्हीं की तरह स्मार्ट था और उन्हें पता था कि उनका बेटा जहां भी जाएगा कुछ बड़ा हासिल करेगा। इसी बीच सियोजुन की माँ और भाई अभी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी उलझन साफ दिख रही थी। सियोजुन की माँ अभी भी चिंतित थी। उन्होंने पूछा कि क्या सियोजुन सच में ठीक है। वो सोच रहे थे कि वो खुद चेक देने क्यों नहीं आया। डोंगशिक ने समझाया कि सियोजुन एक चल रहे क्वेस्ट के कारण टावर नहीं छोड़ सकता था। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि कुछ क्वेस्ट्स को पूरा होने में सालों लग सकते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और सियोजुन सुरक्षित है। डोंगशिक फिर सियोजुन के छोटे भाई की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वो सियोडोल है, जिस पर सियोडोल ने हाँ में जवाब दिया। उसने फिर प्यार से उससे और आराम से बात करने के लिए पूछा। फिर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डोंगशिक ने सियोजुन के लापता होने के बारे में और पूछा। उसने बताया कि उसने सियोजुन के माता पिता से सुना था कि वो 5 महीने से लापता है। डोंगशिक जानना चाहता था कि क्या सियोडोल को इस बारे में कोई आइडिया था कि सियोजुन कब और कैसे टावर में एंटर हुआ था। जवाब में सियोडोल ने समझाया कि सियोजुन 5 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। साउथ कोरिया के हंटर एसोसिएशन से पूछने के बावजूद उन्हें सियोजुन के टावर में एंटर होने या एक हंटर के रूप में अवेकन होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। डोंगशिक ने सुझाव दिया कि शायद कोई गलती हुई होगी और वादा किया कि वो खुद एसोसिएशन जाकर आगे जांच करेगा। पूरी कहानी सुनने के बाद डोंगशिक गहरी सोच में डूब गया। सियोजुन के परिवार का दावा था कि वो लगभग 5 महीने पहले टावर में एंटर हुआ था। फिर भी उसकी एंट्री का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। इसके अलावा ये एक रहस्य बना हुआ था कि वो आखिर 40th फ्लोर तक कैसे पहुंच गया, खासकर जबकि टावर के प्रकट होने के 10 सालों में कोई भी 38th फ्लोर से आगे नहीं पहुंचा था। अगर सियोजुन सच में अकेले 40th फ्लोर तक पहुंचा था तो वो एक अद्भुत जीनियस होगा। अपनी सोच के बीच में सियोडोल ने डोंगशिक से पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे वो भी टावर में एंटर हो सके और एक अवेकेंड बीइंग बन सके। उसे विश्वास था कि उसमें भी सियोजुन जैसा टैलेंट है, लेकिन सियोडोल के पिता ने फौरन उसे डांटा, उसके सिर पर हल्का सा मुक्का मारते हुए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सियोजुन टावर के अंदर लगातार मेहनत कर रहा था, बिना आराम या ठीक से खाना खाए मॉन्स्टर से लड़ रहा था, जबकि सियोडोल बाहर मुसीबत खड़ी कर रहा था। डोंगशिक ने पिता के शब्दों का समर्थन किया, समझाते हुए कि एक हंटर बनना एक बेहद खतरनाक पेशा था, जहां किसी की भी जान किसी भी पल खतरे में हो सकती है। उसने आगे कहा कि एसोसिएशन आमतौर पर हर परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को हंटर बनने की सलाह देता है, जिससे सियोडोल शांत होता हुआ लगा। कुछ समय बाद डोंगशिक ने जाने का फैसला किया, लेकिन सियोजुन के पिता ने जोर देकर कहा कि वो थोड़ी देर और रुकें क्योंकि वो उसे कुछ खाने के लिए ऑफर नहीं कर पाए थे। डोंगशिक ने विनम्रता से मना कर दिया, समझाते हुए कि वो टावर छोड़ने के बाद सीधे यहाँ आया था और अब उसे अपने परिवार के पास जाना है। उसने सियोजुन के परिवार को अलविदा कहा और निकल गया। जब वो अपनी कार में बैठा तो सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी उसका फोन बजा और कॉलर आईडी पर माय हैप्पीनेस लिखा था। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। डोंगशिक का एक्सप्रेशन एक बड़ी मुस्कान के साथ खिल उठा जब उसने फोन उठाया, फादर मोड में आते हुए और उससे पूछते हुए कि क्या उसने अपने पापा को मिस किया। सीन फिर सियोजुन पर शिफ्ट हुआ, जिसने प्याज के पत्तों से कंटेनर बनाया था और उसे पानी से भर दिया था। उसने उस कंटेनर में 3 अंकुरित गाजर रखी, समझाते हुए कि ये वो बची हुई हैं जो उन्होंने नहीं खाई थी। उसने गाजर को पानी में इसलिए रखा ताकि जब पत्ते एक हद तक बढ़ जाए तो वो उन्हें मिट्टी से ढक सके, सिर्फ जड़ वाला हिस्सा बाहर छोड़कर, जिसे फिर जमीन में बो दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो हिस्से खा लिए गए थे वो दोबारा नहीं उगेंगे। जब बचे हुए पौधों में जमीन के ऊपर फूल आते तो वो बीज इकट्ठा कर सकते थे। जबकि सियोजुन शांत माहौल और सुंदर फूलों का आनंद ले रहा था, टावर मैनेजर ने पूछा कि क्या सूखे हुए स्वीट पोटैटोस तैयार हैं। इस याद से चौंक कर सियोजुन खड़ा हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो उनके बारे में लगभग भूल ही गया था। वॉरियर रैबिट और सफेद बेबी रैबिट भी क्यूरियस लग रहे थे। सियोजुन सूखे हुए स्वीट पोटैटोस चेक करने गया। सफेद और वॉरियर रैबिट्स उसके कंधे पर बैठे थे। सच में वो तैयार थे। उसने धीरे से एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने चेहरे के पास ले जाकर। इस नजारे ने सफेद और वॉरियर रैबिट्स के मुंह में पानी ला दिया। सियोजुन और खरगोशों ने एक बाइट लिया और ये बेहद स्वादिष्ट था। स्वीट पोटैटोस इतने अच्छे थे कि खरगोशों को लगा जैसे वो हवा में तैर रहे हैं, खुशी से अपने गाल पकड़े हुए। सियोजुन की आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने कहा कि दुनिया में कोई भी इन स्वीट पोटैटोस के नरम चबाने वाले, मीठे और आदत लगाने वाले टेक्सचर का सामना नहीं कर सकता। वो उन्हें इतना एंजॉय कर रहा था कि अनजाने में उसने लगभग सारे खा लिए थे। ये एहसास होने पर कि उसे शेयर करना है, सियोजुन ने कुछ और स्वीट पोटैटोस सुखाने के लिए बचा लिए, जबकि खरगोश अभी भी भोजन का आनंद ले रहे थे। टावर मैनेजर ने उसे याद दिलाया कि वो शायद कुछ भूल रहा है। तब सियोजुन को चीजें ठीक करने की जरूरत महसूस हुई। उसने टावर मैनेजर से देरी के लिए माफी मांगी और एक प्याज के पत्ते की बाल्टी में सूखे हुए स्वीट पोटैटोस तैयार करने लगा।
लेकिन जैसे ही वो उसे देने वाला था वो हिचकिचाया, ये सोचते हुए कि शायद इसे पेश करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है। टावर मैनेजर बेसब्र होकर उसे जल्दी करने को कहने लगी, लेकिन सेओजुन फिर रुक गया। उसे लगा कि सिर्फ प्याज के कटोरे में खाना देना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके पास एक अलग आइडिया था। टावर मैनेजर ने उसे विश्वास दिलाया कि प्रेजेंटेशन मायने नहीं रखती, भले ही वो सूखा स्वीट पोटैटो सीधे उसके हाथ में दे दे। लेकिन सेओजुन के दिमाग में कुछ खास था। उसने ध्यान से सूखे हुए स्वीट पोटैटोज को एक प्लास्टिक बैग में रैप किया, उसे प्याज के पत्तों से बने क्यूट रिबन से बांधा और ये खूबसूरती से रैप किया हुआ गिफ्ट टावर मैनेजर को पेश किया। सेओजुन ने सूखे स्वीट पोटैटोज को पैकेज करने में जो सोच और मेहनत लगाई थी, उसे देखकर टावर मैनेजर पल भर के लिए शांत हो गई। सेओजुन एक्साइटमेंट से चमक उठा, समझाते हुए कि इस तरह सूखे स्वीट पोटैटोज खराब होने की चिंता किए बिना ज्यादा समय तक ताजा रहेंगे। फिर भी टावर मैनेजर शांत रही, जिससे सेओजुन उलझन में पड़ गया। उसने चिंता से थोड़ी घबराहट में पूछा कि क्या उसे ये पसंद नहीं आया। टावर मैनेजर ने आखिरकार एक साधारण थैंक्स के साथ जवाब दिया और गिफ्ट रैप किए हुए सूखे स्वीट पोटैटो स्वीकार कर लिए। सेओजुन वहां अपने हाथ बांधे बैठा रहा, टावर मैनेजर की उसके ध्यान से पैकेज किए सूखे स्वीट पोटैटोज पर ठंडी प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हुए। उसने सोचा था कि वो उन्हें अच्छा दिखाने में उसकी मेहनत की सराहना करेगी, लेकिन ऐसा लगता था कि टावर मैनेजर का जवाब वैसा नहीं था जैसा उसने उम्मीद की थी। दूसरी तरफ टावर मैनेजर शर्म से लाल हो रही थी। उसके गाल टमाटर जैसे हो गए थे और वो सेओजुन का स्पेशल फूड पकड़े हुए कांप रही थी। वो अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाई और चिल्ला उठी, इतनी क्यूट चीज मैं कैसे खा सकती हूँ। इसी बीच हम सेओजुन को सूखे हुए स्वीट पोटैटोज का आनंद लेते हुए देख सकते थे। वो हैरान था कि उसने 40 स्वीट पोटैटो सुखाए थे, फिर भी वो एक ही दिन में गायब हो गए लग रहे थे। खरगोश खुशी से सूखे स्वीट पोटैटोस चबा रहे थे। तभी अचानक हमारी क्वीन बी सेओजुन के पास आई और उसे ग्रीट किया। उसने उसे अपनी लार और मक्के के पोलन से बनी एक पीली सी चिपचिपी गेंद दी। सेओजुन ने उसका स्टेटस चेक किया और पता लगाया कि ये क्या था। ऐसा लगता था कि क्योंकि मक्के में शहद नहीं होता, मक्खियां उससे शहद इकट्ठा नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उसके बजाय मक्के का पोलन जमा किया था। सेओजुन ने क्वीन बी द्वारा उसके लिए तैयार किए गए इस स्पेशल ट्रीट को ट्राई करने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक बाइट लिया, वो प्यार से मुस्कुराया और कहा कि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा मगर मीठा था और इसका टेक्सचर चबाने में कैंडी जैसा लग रहा था। उसने क्वीन बी को उसके स्पेशल ट्रीट के लिए धन्यवाद कहा और वो खुशी से झूम उठी। अचानक क्वीन बी ने जिम्मेदारी संभाली और सभी छोटी मक्खियों को आसपास इकट्ठा होने का कमांड दिया। वो गर्व से खड़ी हुई, छाती ऊंची किए हुए, जब छोटी मक्खियां सेओजुन के लिए बहुत सारे स्पेशल ट्रीट्स लेकर आईं जो उन्होंने तैयार किए थे। सेओजुन ने खुशी खुशी ये सारे गिफ्ट स्वीकार कर लिए, लेकिन जैसे ही माहौल खुशनुमा हो रहा था, थियो कूदते हुए और चिल्लाते हुए आया कि वो वापस आ गया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर क्वीन बी पर पड़ी, वो अपने आप ही एक डिफेंसिव पोस्चर में आ गया। वो अब भी उससे काफी डरा हुआ था। सेओजुन ने उसे विश्वास दिलाया कि क्वीन बी अब उनकी तरफ है। अभी भी शक करते हुए थियो सावधानी से क्वीन बी के पास गया। सबकी हैरानी के बीच क्वीन बी ने थियो को अपने कुछ स्पेशल ट्रीट्स ऑफर किए, मगर थियो का पोलन से डर ट्रीट्स की उसकी इच्छा पर भारी पड़ गया और वो सेओजुन की टांग से चिपक गया, कहते हुए कि उसे पोलन से नफरत है। सेओजुन ने थियो को प्यार से हटाने की कोशिश की, समझाते हुए कि उसके कपड़े उसके पास सिर्फ एक ही जोड़ी है और अगर वो खराब हो गए तो उसे नंगा घूमना पड़ेगा। क्वीन भी अपने मुंह पर हाथ रखकर इस सीन पर शरारत से हंसे बिना नहीं रह सकी। शांत होने के बाद सेओजुन ने थियो को सेल्स कैट थियो कहकर बुलाया और पूछा कि क्या उसने वो काम पूरा कर लिया है जो सेओजुन ने उसे सौंपा था। थियो ने गर्व से जवाब दिया कि उसने मिशन सच में पूरा कर लिया है और सारा सामान भी बेच दिया है। सेओजुन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या थियो ने उसका मैसेज उसके परिवार तक पहुंचा दिया है। थियो ने सेओजुन को सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जो कंफर्म करता था कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब था कि सेओजुन का मैसेज पहुंच गया था। सेओजुन खुशी से झूम उठा, ये सोचते हुए कि 50 मिलियन वन जरूर उसके परिवार तक पहुंच गए होंगे। अब राहत की सांस लेते हुए सेओजुन टेंशन फ्री महसूस कर रहा था। वो भले ही बिना कुछ कहे अपने परिवार से गायब हो गया था और टावर छोड़ नहीं सकता था, लेकिन कम से कम अब उसके परिवार को पता था कि वो ठीक है। फिर भी सेओजुन ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उसके परिवार को ये जानकर कितनी हैरानी हुई होगी कि वो मॉन्स्टर्स का शिकार करने और फ्लोर्स क्लियर करने के बजाय टावर के अंदर अपने क्यूट छोटे रैबिट परिवार के साथ खेती कर रहा है। उसने कल्पना की कि अगर उसका छोटा भाई सेओडल को पता चला कि उसका काम खेती है तो वो जरूर उसे चढ़ाएगा, क्योंकि खेती सेओडल की स्पेशलिटी थी। दूसरी तरफ उसके पिता को फूल उगाने का शौक था, इसीलिए वो शायद सेओजुन की खेती के काम में गहरी दिलचस्पी दिखाएं। थोड़ा इमोशनल होकर और अपने परिवार को याद करते हुए, खासकर अपनी माँ को, एंड कैसे वो अपने परिवार के साथ उसके हाथ का बना खाना खाता था, उसने आसमान की तरफ देखा। अचानक वॉरियर रैबिट ने सेओजुन की टांग पकड़ ली, उसे चौंकाते हुए। सेओजुन ने आसपास देखा और नोटिस किया कि सभी खरगोश, थियो और क्वीन भी उसे देख रहे थे, उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। ये काम कर गया क्योंकि सेओजुन ने अपने दाएं हाथ से वॉरियर रैबिट को और बाएं हाथ से थियो को सहलाया, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। क्वीन भी सेओजुन के सिर पर बैठ गई, उसे हल्के से गले लगाते हुए और प्यार से थपथपाते हुए। ये सेओजुन के लिए सच में एक इमोशनल मोमेंट था, जिसने खुद भी ये माना कि अब वो उसके लिए सिर्फ साथी नहीं बल्कि एक सच्चा परिवार बन चुके थे। फिर थियो ने एक हाथ अपनी थैली पर रखे हुए बताया कि उसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए 50 टावर कॉइन्स और काम के लिए 14.2 इस्तेमाल किए थे, जिससे उसके पास 208.8 टावर कॉइन्स बच गए थे।
सेओजुन टावर कॉइन्स की बड़ी थैली पकड़े हुए हैरान रह गया, जबकि थियो ने गर्व से कहा कि जो चीजें सेओजुन ने उसे सिखाई थी वो सच में काम की थी। लेकिन सरप्राइजेस यहीं खत्म नहीं हुए। थियो ने अपनी थैली खाली की, जिसमें से मॉडर्न कुकिंग इक्विपमेंट निकले। सेओजुन के मुंह से आवाज ही नहीं निकली तब उसने एक फ्राइंग पैन पकड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने लंबे समय बाद एक देख रहा था। इसी बीच वॉरियर रैबिट बड़े ध्यान से पैन को देख रहा था और एक बेबी रैबिट ने अपना सिर एक सॉस पैन में घुसा रखा था, जिससे माहौल में थोड़ा मजाक आ गया। पॉट का भी एक इंफॉर्मेशन विंडो और अपने आइटम मार्क्स थे, क्योंकि ये टावर में बना था। उसने देखा कि आइटम डी रैंक का था और उसके मैन्युफैक्चरर की डिटेल भी दी गई थी। उसने थियो से आखिरी हिस्से के बारे में पूछा, लेकिन इससे पहले कि उसे जवाब मिल पाता, उसकी नजर जमीन पर पड़े खंजर डैगर पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे लगा जैसे वो इतने समय बाद पहली बार टावर के अंदर है। उसकी आंखें हैरानी और एक्साइटमेंट से चमक उठी जब उसने कहा कि टावर के अंदर आने के बाद से ये उसका पहला हथियार था। डैगर की इंफॉर्मेशन विंडो ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया और वो सवालिया निशानों से भरी हुई थी, लेकिन उसमें लिखा था कि डैगर ई रैंक का था और सिर्फ वही लोग इसे इस्तेमाल कर सकते थे जिनकी ताकत 5 से ज्यादा और लेवल 10 से ऊपर हो। सेओजुन उन सवालिया निशानों के बारे में क्यूरियस था और उसने थियो से ये डैगर उसे कहाँ से मिला ये पूछा। लेकिन थियो खरगोशों के साथ एक कागज की पवन चक्की यानी पेपर विंड टॉय से खेलने में बिजी था। थियो ने सेओजुन को बताया कि उसे ये डैगर एक लॉटरी की दुकान में मिला था और उसने सोचा कि सेओजुन को ये गिफ्ट के तौर पर पसंद आएगा। सेओजुन इंट्रीग्ड होकर डैगर को और ध्यान से देखने लगा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और जानने की उम्मीद में। लेकिन जब उसने स्टेटस विंडो चेक की तो उसमें सिर्फ सवालिया निशान ही दिखे। इकलौती जानकारी जो वो हासिल कर सका था वो ये था कि वो डैगर इस्तेमाल करने के जरूरी क्राइटेरिया पूरे करता था। सेओजुन ने डैगर ट्राई करने का सोचा, लेकिन टावर मैनेजर ने बीच में दखल दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि ये डैगर एक अनअप्रेज्ड आइटम है, इसीलिए उसकी जानकारी दिखाई नहीं दे रही थी। अनअप्रेज्ड आइटम का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता था, लेकिन उसने सेओजुन के लिए डैगर अप्रेज करने का ऑफर दिया। दो नए क्वेस्ट्स प्रकट हुए, एक डैगर को अप्रेजल के लिए टावर मैनेजर को भेजने का और दूसरा अप्रेजल प्रोसेस के हिस्से के तौर पर टावर मैनेजर को भुने हुए स्वीट पोटैटोज गिफ्ट के तौर पर भेजने का। सेओजुन को ये सिचुएशन सस्पिशियस लगी। जहां तक उसे पता था, अनअप्रेज्ड आइटम्स इस्तेमाल करने से आमतौर पर कोई नुकसान नहीं होता था। अनअप्रेज्ड का मतलब सिर्फ ये था कि आइटम का रैंक अनआइडेंटिफाइड था और वो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता था। अपने शकों के बावजूद टावर मैनेजर थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, जोर देते हुए कि सेओजुन संभावित खतरों को नहीं समझ रहा था। आखिरकार सेओजुन क्वेस्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए मान गया, लेकिन टावर मैनेजर के अगले काम ने उसे हैरान कर दिया। सिस्टम ने सेओजुन को नोटिफाई किया कि टावर मैनेजर अपनी लार पहुंच रही थी और सेओजुन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, कहते हुए कि उसे पता था, लेकिन उसने इसे जाने दिया और पहले क्वेस्ट करने का फैसला किया। उसने अप्रेजल के लिए डैगर सौंप दिया। टावर मैनेजर ने अपना अप्रेजल स्किल यूज किया, निष्कर्ष निकालते हुए कि डैगर कोई नुकसानदायक आइटम नहीं था। फिर जैसे ही सेओजुन ने सूखे स्वीट पोटैटोज पेश किए, मैनेजर ने उसका डैगर उसे वापस कर दिया। सेओजुन अब डैगर के साथ उस पर लिखी जानकारी पढ़ने लगा। डैगर का नाम ईजेस ट्रेनिंग शॉट डैगर था और इसे रेड माउंटेन के रेंजर ईजेस ने अपने बचपन के ट्रेनिंग डेज के दौरान इस्तेमाल किया था। सेओजुन डैगर के बारे में हासिल की गई जानकारी से हैरान हुए बिना नहीं रह सका। सिर्फ ये तथ्य कि यह एक नाम वाला हथियार था अपने आप में ही एक दुर्लभ बात थी, और टावर के बाहर की दुनिया में सबसे मामूली नाम वाले हथियार भी कम से कम 50 मिलियन वॉन की कीमत रखते थे। सेओजुन हैरानी में रह गया, थियो की लॉटरी के जरिए ऐसा आइटम हासिल करने की कमाल की एबिलिटी के बारे में सोचते हुए। ये बात और भी साफ होती जा रही थी कि थियो के पास कीमती और काम की चीजें ढूंढने का एक तेज टैलेंट था। फिर हम देखते हैं कि थियो और बेबी खरगोश अपना चुरू ट्रीट एंजॉय कर रहे हैं और सेओजुन कुछ पल के लिए अपने फार्म्स का जायजा लेता है। अचानक वो एक फाइटिंग स्टांस लेता है और अपने सामने लगे प्याज के पौधों पर नए मिले डैगर से वार करता है। डैगर काफी तेज साबित होता है और वो खरगोशों की तरफ मुख करके अपने इस नए स्किल पर उनकी राय पूछता है। वो अपने छोटे पंजों से ताली बजाकर जवाब देते हैं और सेओजुन गर्व से मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। थियो सेओजुन की डैगर से खुशी को नोटिस करते हुए पूछता है कि क्या उसे ये पसंद आया। सेओजुन हथियार के लिए अपनी सच्ची प्रशंसा व्यक्त करता है, ये मानते हुए कि थियो ने एक बेहतरीन चुनाव किया था। लेकिन थियो अपना नाम इस्तेमाल होने पर चिढ़ जाता है, बजाय अपने टाइटल सेल्स कैट थियो के, जिसका सेओजुन ने उसे मिशन पूरे करने के बदले देने का वादा किया था। सेओजुन फौरन खुद को ठीक करता है और थियो को सही ढंग से बुलाता है। थियो अभी भी अपना घमंडी अंदाज बनाए रखते हुए माफी स्वीकार करता है और सेओजुन को बताता है कि वो इस बार इसे जाने देगा। फिर वो शरारत से सेओजुन के हाथ पीछे धकेल देता है। एक हैरान कर देने वाले मोड़ में सेओजुन नोटिस करता है कि भले ही थियो कभी कभी एक भोला लगता है, उस बिल्ली के पास असल में प्यारे गोल्डन पाउस हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, सेओजुन थियो के पंजों के गद्दों के साथ खेलने लगता है, उसे बेहद क्यूट मानते हुए और यहाँ तक कि अजीब चेहरे बनाने लगता है। सेओजुन की उसके पंजों के प्रति इस दिलचस्पी से चिढ़कर थियो पूछता है कि वो क्या कर रहा है। सेओजुन शरारत से जवाब देता है कि थियो के पंजे बेहद क्यूट लग रहे हैं।
वो फिर थियो को अपनी गोद में उठाता है और उसे चूरू का एक और पैक ऑफर करता है। लेकिन वॉरियर रैबिट थोड़ा उदास लग रहा था क्योंकि सारा ध्यान थियो को मिल रहा था। दूसरी तरफ थियो खुशी से झूम उठता है और मन ही मन जश्न मनाता है, ये सोचते हुए कि आखिर में सियोजुन भी एक इंसान होने के नाते उसके पंजों की अनिवार्य श्रेष्ठता का सामना नहीं कर सका। वो घमंड से हंसता है सियोजुन से ट्रीट के लिए जल्दी करने को कहते हुए। लेकिन सियोजुन को थियो का एटीट्यूड पसंद नहीं आता और उसे कुछ गड़बड़ होने का शक होने लगता है। जो कि आप वो थियो को उठाता है और उसे जमीन पर रख देता है, ये कहते हुए कि थियो की सेल्स कैट की 1 घंटे की शिफ्ट खत्म हो गई है। वॉरियर रैबिट अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है। घबराहट में थियो सियोजुन की टांग से चिपक जाता है सेल्स कैट के रूप में और समय की भीख मांगते हुए। लेकिन थियो की कई रिक्वेस्ट के बावजूद सियोजुन अपने फैसले पर अटिक रहता है। कोई और रास्ता न होने पर थियो गुस्से में अपना सीक्रेट वेपन दिखाने का फैसला करता है। वो अपना हाथ पाउच पर रखता है और सियोजुन से उसके पास मौजूद दूसरे आइटम्स पर एक नजर डालने को कहता है। जैसे ही वो अपना बैग खाली करता है, मॉडर्न फूड आइटम्स बाहर गिरने लगते हैं, जिससे सियोजुन एक्साइटमेंट से कांपने लगता है। सियोजुन एक्साइटेड होकर जमीन पर रेंगने लगता है नमक पकड़े हुए, जबकि थियो गर्व से बड़ाई मारता है कि कैसे उसने ये मसाले पिक्चर्स लेने के रिवॉर्ड के रूप में हासिल किए थे। सियोजुन थोड़ा सा नमक अपने हाथ में डालता है और जैसे ही वो उसे चखता है, वो नमकीन स्वाद से अभिभूत हो जाता है, कुछ ऐसा जो उसने महीनों से नहीं चखा था। उत्सुक होकर वो दूसरे मसालों को सूंघता और चखता है। काली मिर्च की तीखी, विभिन्न मसालों के भरपूर स्वाद और इन मसालों से उसके खाने में आई गहराई का आनंद लेते हुए वो अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता, नए मिले स्वादों के बारे में चिल्लाते हुए। लेकिन वॉरियर रैबिट नमक चखने के बाद उसे पसंद नहीं करता लगता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत कड़वा था। थियो इस मौके का फायदा उठाता है और सियोजुन से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो अब सेल्स कैट बनने का हकदार है। वो इन आइटम्स के बदले में 2 घंटे के लिए सेल्स कैट बनने की रिक्वेस्ट करता है। खुशी से झूम उठकर सियोजुन थियो को ऊपर उठाता है और उसे इधर उधर घुमाता है, ऐलान करते हुए कि इन आइटम्स के साथ वो जब तक चाहे सेल्स कैट बन सकता है। जैसे ही सियोजुन खुशी में इधर उधर नाचता है, बेबी रैबिट पहले ही अपनी गाजर पर नमक ट्राई करना शुरू कर चुका था। नए बर्तनों और मसालों की मदद से सियोजुन उस दिन एक शानदार भोजन बनाता है और उसकी लुभावनी खुशबू गुफा से बाहर फैलती है। वो भुनी हुई मछली तैयार करता है, उसे नमक और काली मिर्च के साथ सीजन करके प्याज के तनों से सीख पर लगाता है। जब वो पकाते हुए गुनगुना रहा था तो खुशबू खरगोशों के घर तक पहुंचती है, उन्हें उनकी नींद से जगाती है और लंच गैदरिंग के लिए लुभाती है। सियोजुन ने उन्हें खुशी से गुड मॉर्निंग कहा और पूछा कि क्या वो भूखे हैं, क्योंकि उसने अपनी पाक कला दिखाने के लिए एक खास भोजन तैयार किया था। इस दावत में मछली और प्याज की सीखें, भुने हुए आलू, सूखे शकरकंद, भुनी हुई मछली, भुने हुए प्याज और हाँ, नमक और काली मिर्च शामिल थे। सियोजुन ने सबको अपनी पसंद के डिशेस चुनने और अगर ज्यादा मसाले चाहिए तो और नमक और काली मिर्च डालने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन ज्यादातर सफेद खरगोशों को काली मिर्च बहुत तीखी लगी, लेकिन काले वॉरियर रैबिट ने मसालेदार भोजन का खूब मजा लिया। दूसरी तरफ थियो अभी भी सो रहा था जब सियोजुन ने उसे बड़े अदब से ब्रेकफास्ट के लिए जगाया। सियोजुन ने पूछा कि थियो अपनी भुनी हुई मछली को कैसे सीजन करवाना चाहेगा, लेकिन इस सवाल से थियो चिढ़ गया। उसने सियोजुन पर फुफकारा, इस बात पर जोर देते हुए कि किसी को भी खाने में कुछ भी डालकर उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। थियो सियोजुन की गोद में बैठकर अपनी सादी भुनी हुई मछली का आनंद लेता है। सियोजुन अभी भी थोड़ा निराश थियो से कहता है कि वो नमक और काली मिर्च की महानता को नहीं समझता। भरपेट ब्रेकफास्ट के बाद सियोजुन और खरगोश अपने रोज के काम आलू की कटाई पर लौट जाते हैं। सियोजुन ने अपने नाम वाले खंजर का इस्तेमाल किया टमाटर के गुच्छों को काटने के लिए और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब ना सिर्फ उसका खेती का कौशल बढ़ा, बल्कि उसके लेवल्स और खंजर के कौशल में भी सुधार हुआ। वो ये जानकर हैरान था कि खंजर से फसलें काटने का असर मॉन्स्टर्स को हराने और उसका खंजर कौशल बढ़ाने जैसा ही था। सियोजुन को एहसास हुआ कि उसके खंजर जैसा बी रैंक्ड नाम वाला आइटम सच में एक शानदार टूल था और उसने ठान लिया कि वो मेहनत करेगा और जल्दी से उसके साथ अपनी निपुणता बढ़ाएगा। चेरी टमाटर का एक गुच्छा तोड़ने के बाद सियोजुन ने उन्हें थियो को सौंप दिया, उसे उन्हें एक एक करके तोड़ने और अपने बैग में स्टोर करने का काम देते हुए। थियो इस काम से साफ तौर पर नाखुश था। उसने शिकायत की और सवाल किया कि जब वो सेल्स कैट है तो उसे ऐसा हाथ का काम क्यों करना पड़ रहा है। सियोजुन, जिसका काम करने का तरीका मजबूत था, ने जवाब दिया कि अपने हाथों से काम करने में कोई शर्म नहीं है। उसने थियो को याद दिलाया कि वो सियोजुन इस खेती के ऑपरेशन का चेयरमैन है और वो भी खेती के काम में सक्रिय रूप से शामिल है। इस खुलासे ने थियो को सुन कर दिया, जिसने फिर सियोजुन से पूछा कि क्या चेयरमैन होना सेल्स कैट होने से ऊंचा पद है। सियोजुन ने कंफर्म किया कि ये एक हाई रैंकिंग पोजीशन है और थियो को लगन से काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि शायद वो भी एक दिन ऐसे लेवल तक पहुंच सकता है। थियो अपनी अकड़ को पल भर के लिए अलग रखते हुए मेहनत करने के लिए मान गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर शरारत से हंसे बिना नहीं रह सका उस दिन के बारे में सोचते हुए जब वो शायद चेयरमैन की पोजीशन तक पहुंच जाए और उसे सियोजुन को अपनी मर्जी से आदेश देने का अधिकार मिल जाए। फिर थियो अपने काम के लिए निकलने की तैयारी करता है। उसका बैग तोड़े हुए चेरी टमाटरों से भरा हुआ था। सियोजुन ने थियो से रिक्वेस्ट की कि वो फिर से लॉटरी स्टोर पर रुके और उसे जो पसंद आए वो खरीद ले, क्योंकि वो बिल्ली के इस कमाल के टैलेंट को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था।
थियो ने बेपरवाही से अपने पंजे हिलाए और सियोजून को विश्वास दिलाया कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। थियो के काम पर निकलने के बाद सियोजून अब कतार में लगे बचे हुए चेरी टोमेटोज को तोड़ने पर ध्यान दे सकता था। एक साथ 6 टोमेटोज तोड़ने पर उसे 90 एक्सपी का इनाम मिला, जो आमतौर पर मिलने वाले अमाउंट से 50% ज्यादा था। वो सोचने लगा कि एक्सपी गेन इतना ज्यादा क्यों था, और जवाब तब साफ हो गया जब उसने अभी तोड़े हुए चेरी टोमेटोज की इन्फॉर्मेशन विंडो पढ़ी। ज्यादा एक्सपी गेन की वजह ये थी कि ये टोमेटोज डी रैंक के थे। वे कोई मामूली टोमेटोज नहीं थे। हर डी रैंक टोमेटो खाने पर 20 ग्राम फैट कम कर सकता था और 10 मिनट के लिए स्टैमिना 0.2 बढ़ा सकता था। उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़कर 60 दिन हो गई थी। सियोजुन ये देखकर हैरान था कि फसल को ई रैंक से डी रैंक में अपग्रेड करने से उसके लगभग सभी एट्रीब्यूट्स डबल हो गए थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि ये डी रैंक टोमेटोज पहले वालों से भी ज्यादा टेस्टी थे। सियोजुन सोचने लगा कि क्या ऐसी और भी फसलें हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। वो हाल ही में काफी लेवल अप हुआ था, एक डी रैंक टावर फार्मर बन गया था। उसे शक था कि लेवल अप होने के बाद उसने जो भी फसलें उगाई थी वो डी रैंक तक बढ़ गई थी। उसने सोचा कि अगर थियो थोड़ा और इंतजार करता तो वो डी रैंक पोटैटोज को मार्केट में लाकर और भी ऊंची कीमत हासिल कर सकता था, लेकिन अब इस पर सोचने का कोई फायदा नहीं था। सियोजुन ने ये पता लगाने का फैसला किया कि टोमेटोज का रैंक 1 बढ़ने से टेस्ट कितना बेहतर हुआ है। उसने अपने खरगोश दोस्तों को सुझाव दिया कि उन्हें नए टोमेटोज एंजॉय करने चाहिए और फिर साथ में एक झपकी लेनी चाहिए। किसी को कोई एतराज नहीं था। जब थियो नीचे 5th फ्लोर की तरफ जा रहा था तो उसे निराशा का एहसास हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम टावर मैनेजर को खजाने से भरे एक अंधेरे कमरे में जाते हुए देखते हैं। वहाँ टावर मैनेजर, जिसका नाम स्प्लीन फोर्तानी है, की खुद की एक सुपर रेयर स्टैचू रखी थी। ये स्टैचू एक दूसरे ड्रैगन ने, जिसका नाम काइजर फोर्ताना था, ब्लू पेंगुइन किंगडम की बर्फ के एक टुकड़े का इस्तेमाल करके बनाई थी। लेकिन टावर मैनेजर को इस खूबसूरत बर्फ की स्टैचू की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया और उसकी जगह वे स्वीट पोटैटोज रख दिए जो सियोजुन ने उसे दिए थे। इस कमरे में एक मैजिक स्पेल था जो चीजों को हमेशा के लिए सेफ रखता था, इसलिए क्यूट देखने वाले स्वीट पोटैटोज को खाने के बजाय टावर मैनेजर ने उन्हें यहाँ एक खास खजाने की तरह रखने का फैसला किया। सियोजुन के गिफ्ट के बारे में बात करते वक्त वो एक स्कूल गर्ल जैसी हरकत कर रही थी, जैसे क्रश हो। पहले उसने लगभग मेरा इंसान कह ही दिया था, लेकिन फिर खुद को ठीक करते हुए कहा कि सियोजुन ने ये उसे दिया है, इसलिए उसे इसे संजो कर रखना होगा। टावर मैनेजर ने अपनी क्रिस्टल बॉल से सियोजुन को स्टॉक करने का अपना मामूली रूटीन जारी रखा। जब उसने उसे शांति से सोते हुए देखा तो वो शरारत से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसके दिमाग में शरारती ख्याल आ रहे थे, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया जब उसने कुछ चिंताजनक नोटिस किया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। सियोजुन बहुत सारे सिस्टम नोटिफिकेशंस की वजह से जाग गया। वो कंफ्यूज था और अभी भी नींद में था जब उसने टावर मैनेजर से पूछा कि उसने उसे क्यों जगाया। टावर मैनेजर ने फौरन उसे बताया कि ये सोने का समय नहीं है। जब सियोजुन ने आसपास देखा तो उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ डरावना देखा और चीख पड़ा। उसके कंधे पर बैठा काला वॉरियर रैबिट भी क्यूरियस हो गया। वो एक लाल भालू था, लेकिन बहुत छोटा, लगभग एक टेडी बियर जैसा। टावर मैनेजर ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो फिसल गया और गुफा के अंदर आ गिरा। सियोजुन घबरा गया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, ये सोचते हुए कि कहीं आसमान से कोई कुत्ता तो नहीं गिर गया। लेकिन जब उसने इंफॉर्मेशन चेक की तो उसे पता चला कि वो एक बेबी क्रिम्सन जायंट बियर था, एक भालू जो मासूम दिखता था, लेकिन एक बेबी भालू के हिसाब से फिर भी काफी बड़ा था। वो बस सियोजुन को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। सियोजुन उस बेबी जायंट क्रिम्सन बियर को अपनी बाहों में पकड़े हुए शॉक्ड था, ये सोचते हुए कि कहीं ये उस मॉन्स्टर का बच्चा तो नहीं जिसने एक ब्लू मून की रात को गुफा पर हमला किया था। वो जायंट क्रिम्सन बियर सच में बहुत खतरनाक था और उसके मुकाबले उसका बच्चा बेहद छोटा और क्यूट लग रहा था। सियोजुन को समझ नहीं आ रहा था कि उस भालू के बच्चे के साथ क्या करे जो काफी मासूम लग रहा था। लेकिन टावर मैनेजर ने सवाल किया कि उसने उसे पकड़ा ही क्यों। सियोजुन ने समझाया कि वो बेबी भालू को गिरने नहीं दे सकता था, वरना उस बच्चे के लिए खतरनाक होता। मैनेजर ने सियोजुन से तुरंत भालू को गुफा से बाहर भेजने को कहा, ये कहते हुए कि उसकी माँ शायद आसपास ही होगी और उसे ढूंढ रही होगी। सियोजुन ने बेबी भालू को तुरंत बाहर ना भेजने का फैसला किया। इसके बजाय उसने प्यार से उस बच्चे को जमीन पर रखा, ये महसूस करते हुए कि वो अभी अपनी माँ से अलग होने के लिए बहुत छोटा था। उसे लगा कि बेहतर होगा कि माँ भालू के लौटने और अपने बच्चे को ले जाने का इंतजार किया जाए। लेकिन बेबी भालू ने खरगोशों को देखा और एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसने पहले कभी अपने साइज के जीव नहीं देखे थे। खेलने के मूड में वो खरगोशों की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन सफेद खरगोश थोड़े डरे हुए थे और जल्दी से मोटे खरगोशों के पीछे छिप गए। सिकल वाली रैबिट और वॉरियर रैबिट अपनी जगह पर खड़े रहे, एक डिफेंसिव स्टांस लेते हुए। टावर मैनेजर ने चेतावनी दी कि क्रिम्सन बेयर एक पेटू मॉन्स्टर था और शायद गुफा का सारा खाना खा जाएगा। सियोजुन को लगा कि मैनेजर ओवर रिएक्ट कर रही है और उसने विश्वास दिलाया कि बेबी क्रिम्सन बेयर सिर्फ एक छोटा बच्चा है, उससे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। उसने देखा कि कैसे बेबी भालू काले खरगोश से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था और खरगोश को भालू का सिर सहलाते देखकर उसे खुशी हुई। खरगोशों के साथ खेलते हुए बेबी भालू ने पॉइजन हनी बीज और उनकी क्वीन को देखा। उसने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन छोटी हनी बीज ने उसे अपनी क्वीन के लिए खतरा समझा, जिससे वे आक्रामक हो गई।
उन्होंने बेबी भालू को घूरा और उसका पीछा किया, जिससे बच्चा डर गया और बचाव के लिए सियो जुन के पास भाग आया, उसके पैरों से चिपक गया। भालू ने सांत्वना मांगी और सियो जुन ने मक्खियों से बात की, समझाते हुए कि बेबी भालू दुश्मन नहीं है और उस पर हमला नहीं करना चाहिए। उसने फिर भालू को विश्वास दिलाया कि मक्खियों ने उसके अचानक पास आने की वजह से आक्रामक रिएक्शन दिया था और उसे रोने से मना किया। सियो जुन ने फिर बेबी भालू से पूछा कि क्या वो क्वीन बी की तरफ इसलिए दौड़ा था क्योंकि उसने कुछ अच्छी महक सूंघी थी, लेकिन बेबी भालू बस रोकर ही जवाब दे सका, कोई शाब्दिक उत्तर देने में असमर्थ था। बच्चे को ऐसी दयनीय हालत में देखकर सियो जुन ने क्वीन बी से एक फेवर मांगा। भले ही वो शुरू में हिचकिचाई, क्वीन बी ने एक आह भरते हुए मजबूरी में हाँ कर दी। क्वीन बी ने अपना स्पेशल जूस तैयार किया और बेबी भालू को दे दिया, उसे प्यार से उसके छोटे हाथ में रखते हुए। बेबी भालू का चेहरा मीठा ट्रीट मिलते ही खुशी से खिल गया। उसने स्पेशल जूस को कुछ पल तक घुरा और सियो जुन ने उसे एक बाइट लेने के लिए प्रोत्साहित किया। एक्साइटमेंट के साथ बेबी भालू स्पेशल जूस को चाटने लगा, उसके स्वादिष्ट टेस्ट का आनंद लेते हुए। मोटे भालू के साथी खरगोशों ने प्यार से बेबी भालू का सिर सहलाया, उसकी खुशी में शामिल होते हुए। सियो जुन को एहसास हुआ कि उसने पता लगा लिया था कि बेबी भालू ने क्वीन बी का पीछा उसके शहद के लिए किया था। उसने देखा कि कैसे भालू शहद का स्वाद ले रहा था, जबकि क्वीन बी शान से सियो जुन के कंधे पर बैठी थी। शहद खत्म करने के बाद बेबी भालू फिर से सियो जुन के पास वापस आ गया, जिसने उसे लाड प्यार करना जारी रखा और पूछा कि क्या उसे और शहद चाहिए। लेकिन टावर मैनेजर, जो लगातार गुस्से में आती जा रही थी, अचानक से सियो जुन पर बरस पड़ी। उसने बेबी क्रिम्सन बेयर को गुफा से निकालने के लिए एक इमरजेंसी क्वेस्ट जारी कर दिया। क्वेस्ट पूरा करने का रिवॉर्ड एक जॉब से रिलेटेड स्किल था और इसे मना करने की सजा थी भूख से मरना। मैनेजर के बेबी बेयर पर गुस्सा दिखाने से सियो जुन और क्वीन बी दोनों शॉक्ड रह गए। सियो जुन अपनी फ्रस्ट्रेशन रोक नहीं पाया और टावर मैनेजर पर चिल्ला पड़ा, कहते हुए कि ये बिल्कुल अनफेयर है। उसने दलील दी कि बेबी बेयर तो बस एक मासूम बच्चा है और वो इतना खा ही नहीं सकता कि किसी के लिए खतरा बन जाए। उसने यहाँ तक कह दिया कि मैनेजर जल रही है। टावर मैनेजर ने समझाया कि वो बस सियो जुन को सेफ रखना चाहती है और ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसका उसे बाद में पछतावा हो। वो सियो जुन की भलाई के लिए कंसर्न थी और उसे लगता था कि बेबी बेयर उसके लिए खतरा हो सकता है। ये सुनकर सियो जुन को थोड़ा गुस्सा आया। उसने याद दिलाया कि उसे 99वें फ्लोर पर होना ही नहीं चाहिए था और वो यहाँ मैनेजर की वजह से ही फंसा है। उसने सवाल किया कि अब अचानक उसे उसकी सेफ्टी की इतनी कंसर्न क्यों हो रही है। तब टावर मैनेजर ने माना कि ये उसकी सच्ची गलती थी कि सियो जुन उसकी वजह से 99वें फ्लोर पर फंसा है और उसने सियो जुन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज बस इस एक बार मेरा कहना मान लो। ये सुनकर सियो जुन ने बेबी बेयर को गले लगा लिया और कहा कि टावर में आना भी एक गलती ही थी जिससे वो उदास हो गया। ये पहली बार था जब खरगोशों और मक्खियों ने उसे इतना डाउन देखा था। लेकिन सियो जुन और उसके दोस्तों को इतना उदास देखकर टावर मैनेजर आखिरकार हार मान गई। उसने कहा, ठीक है, जो तुम चाहो करो। सियो जुन भी इससे खुश नहीं था और उसने पूछा कि मैनेजर, उस छोटे से मॉन्स्टर के खाने को लेकर इतनी वरीड क्यों है। वो एक समझौते पर मान गया, कहते हुए कि जब सही वक्त आएगा वो बेबी बेयर को बाहर भेज देगा। उसने बेबी बेयर को उठाया, जो शांति से सो रहा था, और फैसला किया कि वो उसे आज दिन भर के लिए गुफा में ही रहने देगा और कल वापस भेज देगा। अगले दिन जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, बेबी बेयर अजीब तरह से जल्दी जाग गया। उसके छोटे से दिमाग में एक सीक्रेट मिशन चल रहा था। थोड़ी ही देर बाद काला खरगोश अपनी नींद से जागा और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वो बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो हैरानी में चिल्लाने लगा। इस हंगामे ने सियो जुन को भी जगा दिया और उसने फौरन देखा कि बेबी बेयर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी आंखें मलते हुए और जमाई लेते हुए सियो जुन उस जगह गया जहां खरगोश इकट्ठा थे। उनकी आवाजें गुस्से और हैरानी से भरी हुई थीं और जो उसने देखा उससे वो शॉक्ड हो गया। जमीन पर आधे खाए हुए गाजर और स्वीट पोटैटोज बिखरे पड़े थे। उनका एक स्टोरेज एरिया खाली था। बेबी बेयर बचे हुए स्टोर्स में और खाना ढूंढ रहा था। कंफ्यूज लग रहा था कि उसने क्या गलत कर दिया है। सियो जुन का तो दिल ही टूट गया, लेकिन खरगोश गुस्से में थे। काले खरगोश ने तो अपना हथौड़ा भी उठा लिया था बेबी बेयर को डांटने के लिए, जबकि दूसरे उसे जुबानी डांट रहे थे। सियो जुन ने बचे हुए स्टोर्स चेक किए और पाया कि उनके 1/3 स्वीट पोटैटोज और गाजर या तो खा लिए गए थे या खराब हो गए थे। खरगोशों से डांट खाने के बाद बेबी बेयर सियो जुन के पास भाग गया और रोने लगा। सियो जुन ने उसे उठाया और उसे एहसास हुआ कि बेबी बेयर रात भर में 2 गुना बड़ा हो गया था, काफी बड़ा और भारी। सियो जुन को याद आया कि टावर के अंदर पौधे और जानवर अलग रफ्तार से बढ़ते हैं और अब उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। लेकिन उसे टावर मैनेजर की चेतावनी भी याद आई कि बेबी बेयर उनका सारा खाना खा सकता है। उसे एहसास हुआ कि उसे उसकी बात सुननी चाहिए थी। मैनेजर ने सियो जुन को एक और मैसेज भेजा, समझाते हुए कि बेबी क्रिम्सन बेयर्स टावर के सबसे बड़े पेटू होते हैं और अगर उपलब्ध हो तो हर दिन 100 किलोग्राम तक खाना खा सकते हैं। सियो जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मैनेजर से माफी मांगी। मैनेजर ने जवाब दिया कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सियो जुन ने माफी मांग ली है। सियो जुन ने फिर कहा कि उसे लगा था कि मैनेजर जल रही है क्योंकि उसने बेबी बेयर को खाना खिलाया था। टावर मैनेजर ने साफ किया कि अब जरूरी ये है कि बेबी क्रिम्सन बेयर को बाहर भेजा जाए।
सियो जुन मान गया, लेकिन सोचने लगा कि ये कैसे करे। अचानक उसे एक शानदार आइडिया आया। उसने प्याज के पत्तों से एक रस्सी बनाई और उसे बेबी बेयर के चारों तरफ एक हार्नेस की तरह बांध गया। सब कुछ तैयार करने के बाद सियो जुन ने गुफा के बाहर खड़ी खरगोशों की टीम से पूछा कि क्या वे तैयार हैं। वे सब बेयर के बच्चे को बाहर निकालने में मदद करने के लिए तैयार थे। रस्सी का दूसरा सिरा गुफा के बाहर एक पेड़ से बांधकर वे बेयर के बच्चे को ऊपर खींचने लगे। सबने मदर रैबिट और वर्कर बीस को छोड़कर अपनी पूरी ताकत लगा दी। सियो जुन ने उनका हौसला बढ़ाया और धीरे धीरे लेकिन यकीनन बेबी बेयर गुफा से बाहर आने लगा। लेकिन एक बार बाहर आने पर बेयर का बच्चा छटपटाने लगा। वो जाना नहीं चाहता था, वो रोने लगा। सियो जुन ने उसे शांत करने के लिए थोड़ा शहद ऑफर किया और समझाया कि उसे अब अपनी माँ के पास वापस जाना चाहिए। शहद ने भालू को शांत करने में मदद की और उसने ऊपर खींचे जाने का विरोध करना बंद कर दिया। सियो जुन और क्वीन बी ने अलविदा में हाथ हिलाया। जब बेबी बेयर प्यारे ढंग से गुफा से बाहर निकला, क्वीन बी के स्पेशल ट्रीट का आनंद लेते हुए, भालू ने भी अपना हाथ हिलाया, अपना अलविदा कहते हुए। फिर उसे बाहर भेजने का क्वेस्ट पूरा हो गया। टावर मैनेजर ने सियो जुन को सीड गैदरिंग लेवल 1 नाम का एक स्किल रिवॉर्ड में दिया, जो फसल काटने से बेहतर बीज प्राप्त करने की संभावना को थोड़ा बढ़ा देता था। बेयर के बच्चे को खरगोशों ने नीचे उतार दिया और जब वे गुफा में वापस आए तो सभी थके हुए थे। सियो जुन ने उनकी कड़ी मेहनत के लिए उनकी तारीफ की, लेकिन तभी सबको एक साथ भूख लगाई। अपने सप्लाईज कम देखकर उसने उनसे पूछा, क्या आज चेरी टमाटोज खाएं? लेकिन फिर कुछ दिन बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। सियो जुन और उसके खरगोश दोस्तों का सामना एक विशाल भालू से होता है, जो गुफा के अंदर अपनी परछाई डाल रहा था। उसके विशाल हाथों में बेबी बेयर था। ये बिल्कुल वही भालू था जिसने ब्लू मून पर सियो जुन पर हमला करने की कोशिश की थी। सभी शॉक्ड और डरे हुए थे जब वे मुंह खोले ऊपर देख रहे थे। बेबी बेयर अपनी माँ जायंट क्रिम्सन बेयर को बुला लाया था। अब सियो जुन बुरी तरह पसीने से भीग रहा था जब उसने कल्पना की कि कैसे माँ भालू उसे गुस्से में उठाएगी और उसे पूरे एक दिन के लिए उसके बच्चे को किडनैप करने के लिए डांटेगी। उसे डर था कि वो उसे माफ नहीं करेगी और उसे खा जाएगी। उसके विशाल साइज और ताकत के सामने वो बिल्कुल लाचार था। सियो जुन सोचने लगा कि क्या वो यहाँ अपने परिवार को दोबारा देखे बिना ही मर जाएगा। डर ने उसे जकड़ लिया। सियो जुन अपने घुटनों पर बैठ गया और माँ भालू से उसे छोड़ने की भीख मांगने लगा, इस बात पर जोर देते हुए कि वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है क्योंकि वो सिर्फ टमाटर ही खाता है। लेकिन सियो जुन की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। माँ भालू गुस्से के बजाय उलझन में लग रही थी। टावर मैनेजर ने बीच में दखल दिया और समझाया कि माँ भालू सियो जुन को खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उसने बताया कि बेबी बेयर चाहता है कि सियो जुन उसे क्वीन बी का स्पेशल सलाइवा मिक्स्ड हनी दे ताकि वो अपने बच्चे को खिला सके, क्योंकि छोटे भालू को उसका स्वाद बहुत पसंद आया था और वो अपनी माँ से उसके लिए जिद कर रहा था। सियो जुन ने इस अनपेक्षित मोड़ को समझने के लिए कुछ पल लिए। उसे एहसास हुआ कि भालू माँ यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए आई है। जैसे ही माँ भालू जोर से गुर्राई, काले खरगोश ने अपने कान ढक लिए और टावर मैनेजर ने ट्रांसलेट किया कि माँ भालू शहद के बदले में आसपास के इलाके की रक्षा करेगी। राहत की सांस लेते हुए सियो जुन और उसके खरगोश दोस्त अब डर में नहीं थे। उसने जायंट क्रिम्सन बेयर को विश्वास दिलाया कि वो उसे शहद देगा। टावर मैनेजर ने सियो जुन को माँ भालू के विशाल पंजे पर चढ़ने का निर्देश दिया। वो खुशी से मान गया और भालू के पंजे पर बैठ गया। एक हल्की सी हरकत के साथ विशाल भालू ने उसे धीरे से गुफा से बाहर उठाया। सियो जुन ने इस अनोखे वैंटेज पॉइंट से गुफा के अंदर अपने अच्छे से देखे गए खेतों पर एक नजर डाली और उसे नॉस्टैल्जिया की लहर महसूस हुई। उसने चुपचाप अपनी फसलों को धन्यवाद कहा जो गुफा में फली फूली थी और उसके वहां रहने के दौरान उसे जिंदा रखा था। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला, सियो जुन पल भर के लिए बाहरी दुनिया की रोशनी से चौंक गया। धीरे धीरे उसकी आंखें एडजस्ट हुई, जिससे एक सांस रोक देने वाला नजारा सामने आया। वो हैरानी में चिल्लाए बिना नहीं रह सका जब उसने टावर के विशाल विस्तार को देखा। बीच में लाइट से चमकता हुआ एक ऊंचा स्ट्रक्चर था और उससे बाहर की तरफ उसकी लोकेशन तक एक बिग माउंटेन श्रृंखला फैली हुई थी। सियो जुन को एहसास हुआ कि वो सेंट्रल टावर से काफी दूर है, जिससे इस दूरी से पहाड़ छोटे और लगभग बंजर लग रहे थे। अभी भी हैरान, सियो जुन ने सवाल किया कि क्या ये विशाल इलाका सच में टावर के अंदर है। उसकी नजर फिर सेंट्रल टावर और आसमान की तरफ जा रही चमकदार किरण पर गई। उत्सुक होकर उसने टावर मैनेजर से इसके बारे में पूछा। उसने समझाया कि ये एक वे पॉइंट है, जिससे सियो जुन इस खुलासे से शॉक्ड रह गया कि वे पॉइंट्स ही अकेला जरिया है जिससे हंटर्स टावर के फ्लोर्स के बीच आ जा सकते हैं। ये वे पॉइंट्स पत्थर के स्ट्रक्चर्स के अंदर बंद विशाल मैजिक क्रिस्टल से बने होते हैं। वे पॉइंट का इस्तेमाल करके टावर से भागने की उम्मीद से सियो जुन की आशाएं बढ़ गईं, पहले फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचकर और फिर रियल वर्ल्ड में लौटकर। लेकिन वे पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाए इसकी हकीकत उसे समझ आई। दूरी बहुत ज्यादा लग रही थी, खासकर एक नॉर्मल ह्यूमन वॉकिंग स्पीड पर। इसलिए उसने माँ भालू की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वो उसे वे पॉइंट के थोड़ा करीब ले जा सकती है। माँ भालू ने कुछ जवाब दिया जिसे टावर मैनेजर ने मना करने के रूप में इंटरप्रेट किया। सियो जुन समझना चाहता था कि क्यों, और मैनेजर ने समझाया कि वे पॉइंट तक जाने वाला इलाका उसके टेरिटरी में नहीं आता। वे पॉइंट तक पहुंचने के लिए माँ भालू को अपने टेरिटरी के बाहर के इलाकों में लगभग 3000 मॉन्स्टर्स हर एक के अपने बॉस के साथ हराना होगा। यहाँ तक कि उसके लिए भी ये एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। ये समझते हुए कि वे पॉइंट के रास्ते में खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, सियो जुन को एहसास हुआ कि ये सफर आसान नहीं होगा, भले ही भालू की मदद हो। माँ भालू ने फिर गुफा के दूसरी तरफ जंगल की ओर इशारा किया,
जिसे टावर मैनेजर ने ये बताने के रूप में इंटरप्रेट किया कि उसका टेरिटरी गुफा के अंदर जंगल से लेकर आसपास के इलाकों तक फैला हुआ है। उसने इशारा किया कि जबकि वो सियोजून को अपनी टेरिटरी में बचा सकती है, बाहर खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें बचाते हुए उसे भी उन्हें हराने में मुश्किल होगी। माँ भालू का संदेश समझने पर सियोजून ने उदास चेहरे के साथ कहा, कोई बात नहीं। फिर हमने क्वीन बी, सफेद खरगोशों और काले खरगोश को भी गुफा से बाहर आते हुए देखा। काले खरगोश ने सियोजून का बैग लाकर उसे दिया। सियोजून ने काले खरगोश को धन्यवाद कहा और जैसे ही क्वीन बी उसके कंधे पर बैठी, बेबी बेयर ने प्यार से काले खरगोश को गले लगा लिया। पहले तो खरगोश हक्का बक्का रह गया, लेकिन जल्द ही उसने खुशी से बेयर कब का सिर सहलाया। इस बीच माँ भालू सियोजून से कुछ कम्युनिकेट कर रही थी। जैसे ही उसने जोर से सांस छोड़ी, एक शक्तिशाली गर्म हवा चली जिससे क्वीन हनी भी चौंक गई, जो सियोजून के पीछे चिपककर छिप गई, जबकि बेयर कब वॉरियर रैबिट को चाट रहा था। सियोजून इस बार माँ भालू का मैसेज समझ गया और अपने बैग से शहद की एक बोतल निकाली। उसने बेयर क्यूब से कहा कि अब कुछ शहद एंजॉय करने का समय है, और भालू काले रैबिट का चेहरा लगभग लार से भिगाने के बाद क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ मुड़ा। बेयर क्यूब की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी जब उसने सबके देखते हुए शहद का स्वाद लेना शुरू किया। सियोजून ने फिर माँ भालू से पूछा कि क्या वो भी थोड़ा शहद लेना चाहेगी, और क्वीन बी और भी शर्मा गई। टावर मैनेजर ने माँ भालू का जवाब बताया कि वो ठीक है और चाहती है कि सियोजून शहद सिर्फ उसके बच्चे को दे। उसने समझाया कि इस इलाके में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए उसका बच्चा बढ़ नहीं रहा था। उस दिन के बारे में सोचते हुए सियोजून क्वीन बी के साथ दुखी हो गया। उसे एहसास हुआ कि बेयर क्यूब इसलिए इतना बढ़ गया था क्योंकि उसने काफी कैपेसिटी में खाना खा लिया था, लगभग उनका स्टोर्ड फूड खत्म ही कर दिया था। माँ भालू ने आगे कहा कि हनी की मीठी खुशबू बहुत फायदेमंद होगी, और क्वीन भी तारीफ मिलने पर शर्माते हुए सियोजून के पीछे छिप गई, अपना चेहरा उसकी शर्ट से ढककर। सियोजून ने फिर पूछा कि क्या उसके लिए जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं था और क्या उसने खुद को भूखा रखा था। उसे हाल ही में पता चला था कि जायंट क्रिम्सन बेयर्स बहुत ज्यादा खाते हैं, और अगर क्यूब को पर्याप्त भोजन नहीं मिला तो उसे भी नहीं मिला होगा। माँ भालू ने खुलासा किया कि वो इस गुफा को ढूंढते हुए 3 दिन से भूखी थी, जिससे सियोजून शॉक्ड हो गया। उसे पूरा विश्वास था कि भले ही उसका बच्चा उसकी प्राथमिकता हो, माओ को खुद को ऐसी डिफिकल्टीज में नहीं डालना चाहिए। उसने उसे एक पल रुकने को कहा और काले हंटर रैबिट को एक जरूरी ऑर्डर दिया। सियोजून ने माँ भालू को अपनी क्यूलिनरी स्किल्स दिखाने का प्लान बनाया। गुफा के अंदर काला खरगोश मछलियों का शिकार करता है, जबकि सिकल वाली रैबिट गाजर को छोटे टुकड़ों में काटती है। सियोजून जल्दी से अपने खरगोश दोस्तों द्वारा इकट्ठा किए गए इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके एक स्वादिष्ट स्ट्यू तैयार करता है। स्ट्यू में वो गाजर, प्याज, टमाटर और मछली मिलाता है, एक फ्लेवरफुल डिश बनाता है। उसे चखने के बाद वो उसे पूरा और परफेक्ट मानता है। सियोजून न सिर्फ माँ भालू के लिए काफी मात्रा में स्ट्यू बनाता है, बल्कि मछली और प्याज के स्क्यूअर्स, पूरी भुनी हुई मछली और अलग अलग सब्जियां भी तैयार करता है। जायंट क्रिम्सन बेयर इस दावत से थोड़ी हैरान लगती है, लेकिन उसका बच्चा पहले से ही उम्मीद में लाट टपका रहा था। सियोजून समझाता है कि भले ही स्ट्यू में सामान्य इंग्रेडिएंट्स हों, ये स्वाद और पोषण से भरपूर है, और बेबी बेयर उत्सुकता से खाना शुरू कर देता है। सियोजून माँ भालू को भी भोजन एंजॉय करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि ये उसके बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित रूप से बड़ा होने में मदद करेगा। खाने का जिक्र सुनते ही माँ भालू अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाती और अचानक अपने विशाल पंजे सियोजून और उसकी मदद करने वाले 2 खरगोशों के चारों तरफ लपेट लेती है। उन्हें एक दिल से बेयर हग देती है। ये हग उनके लिए बहुत ज्यादा था, और सियोजून और खरगोश हैरानी, खुशी और कसकर गले लगाए जाने से हुई हल्की परेशानी के मिश्रण में चिल्ला उठते हैं। इस बीच टावर मैनेजर ऑफिस से ये सब देख रही थी। ये देखकर मैनेजर ने आह भरी, कहते हुए कि वो बेयर परिवार पर तब से नजर रख रही थी जब से बेयर क्यूब कुछ दिन पहले गुफा से निकला था, क्योंकि उसे चिंता थी कि बेबी बेयर अपनी माँ को गुफा पर हमला करने के लिए बुला लेगा। मैनेजर को नहीं पता था क्यों, लेकिन क्रिम्सन जायंट बेयर सियोजून के साथ दोस्ताना रिश्ता बनाना चाहती थी, और क्योंकि उसे लगा कि ये एक अच्छी बात है, उसने आगे बढ़कर माँ भालू से कहा कि वो एक इंटरप्रेटर के रूप में काम करेगी ताकि सियोजून और माँ भालू अच्छे दोस्त बन सके। अब खुशी से एक बड़ी मुस्कान के साथ उसने सोचा कि वो खुश है कि अगर सियोजून गुफा से बाहर आया और अपना खेती का एरिया बढ़ाया तो उसे और खाने को मिलेगा। उसने सोचा कि अगर जायंट क्रिम्सन बेयर उसका बॉडीगार्ड बन गया तो उसे एक चिंता कम हो जाएगी और ये एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा होगा। और फिर वो खुद की तारीफ करने लगी, कहते हुए कि टावर के बीच के फ्लोर्स के जीनियस ब्लैक ड्रैगन से यही उम्मीद की जानी चाहिए थी। टावर के बीच के फ्लोर्स में वॉन्डरिंग मर्चेंट इंस्पेक्टर ब्यूरो के अंदर इंस्पेक्टर जेरथ थियो के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ने में मग्न थी। बदकिस्मती से रिपोर्ट में जानकारी काफी कम थी, खासकर थियो के एक नौसिखिया वॉन्डरिंग मर्चेंट के स्टेटस को देखते हुए, जिसने उसे टावर के भीतर कुछ सेफ्टी प्रोवाइड की थी। जो जेरथ जानती थी वो ये था कि थियो ग्रैनर विलेज से था और मुख्य रूप से निचले फ्लोर्स पर इंसानों के साथ व्यापार करता था। थियो अपने माल कहां से प्राप्त करता था, इसके स्रोत अपुष्ट थे।
इसी तरह की जानकारी की कमी स्कैरम के बारे में भी थी, जो खास कुशल न दिखने के बावजूद अपने सामान के सोर्स बताए बिना लगातार मुनाफा कमाने में कामयाब रहा था। इससे जैरत को शक हुआ। स्कैरम और थियो के बीच उसे यकीन था कि थियो कोई होशियार चोर था और वो उसे पकड़ लेगी। तभी एक सबॉर्डिनेट अंदर आया और जैरत को एक फाइल दी जिसमें एक दूसरे केस के बारे में जानकारी थी। इस फाइल में चोरी किए गए आइटम्स की लिस्ट थी जिन्हें टॉवर के अंदर स्मगल किया गया था, लेकिन जैरत को इस खास केस में कम इंटरेस्ट था। उसका फोकस मुख्य रूप से थियो पर था। तभी जैरत का एक और सबॉर्डिनेट ये रिपोर्ट करने आया कि उन्हें पैसेजवे को मैनेज करने वाले उनके एक एजेंट से जानकारी मिली है कि थियो नाम का एक वॉन्डरिंग मर्चेंट अभी अभी 75वें फ्लोर पर पहुंचा है। जैरत इसी मौके का इंतजार कर रही थी और उठ खड़ी हुई। वर्तमान रिपोर्ट को तब तक के लिए रोक दिया जब तक बिल्ली मर्चेंट का मामला हल नहीं हो जाता। उसने अपना हुड पहना, वॉन्डरिंग कैट मर्चेंट के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ अपने इंस्पेक्टर के सम्मान को दांव पर लगाते हुए। इसी बीच अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों से अनजान थियो मार्केट में कुछ स्नैक्स खाने में बिजी था। सीओ जून द्वारा माँ भालू के साथ उसकी और उसके खेत की रक्षा करने के बदले में उसके बच्चे को खिलाने का सौदा किए हुए 3 दिन बीत चुके थे। हर सुबह माँ भालू और उसका बच्चा सीओ जिन से मिलने आते हैं और उनके बीच नर्म दिल से भरा अभिवादन होता है। सीओ जुन फिर माँ भालू से उसे गुफा के बाहर ले जाने का अनुरोध करता है और जैसे ही वो उसे प्यार से दिन की रोशनी में बाहर ले जाती है, वो उसे भोजन का एक बड़ा पैकेज पेश करता है। माँ भालू अपना आभार व्यक्त करती है और वो इलाके की पेट्रोल करने निकल जाती है, अपने अब काफी बड़े हो चुके बेबी बेयर को सीओ जुन की देखभाल में छोड़कर। ये रूटीन उनका रोज का काम बन गया था और माँ भालू द्वारा प्रोवाइड की गई सेफ्टी के कारण सीओ जुन धीरे धीरे अपने खेती के कामों को बढ़ा रहा था। अपने खरगोश पार्टनर के साथ मिलकर वो अपना सामान गुफा के बाहर ले जाने लगे।